बेटा क्लासरूम चेंज होगा ऊपर जब शिफ्ट करेंगे आप लोगों को। लाइट ऑफ कर दें, चमगादड़ है दिखेगा ऐसे तुझे? इसमें सेल नहीं है, सेल चेंज कराइए बंद हो जाएगा। चलो भाई ये दिखा रहा था सही है ना? पैसे वेस्ट करके फायदा क्या है? सही है। कितने की 150 रुपए की आती है, कितने की आती है? हैं? महंगे हो गए हैं। हम लोग 10 रुपए का लाते थे। कितने का आता है रजिस्टर? क्लासमेट का थोड़ी लिखना है, नॉर्मल लिखना है। नॉर्मल वाले इतने महंगे आने लगे भाई साहब, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इनकी फीस बढ़ाओ भाई, सबकी महंगाई बढ़ गई है। मजाक कर रहा हूँ। हाँ बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे हम लोग रफ रजिस्टर लाते थे, 10 रुपए का आता था वो जिसके गंदे से पेज नहीं होते, उसी पे लिख के पढ़ते थे। तुम लोग तो एकदम नए वाले पेज वाले पढ़ते हो ना। वो भी महंगा हो गया है। अरे यार 30 रुपीज, बताओ। पेन नहीं आता? 5 रुपए का कोई आता है? आता हाँ। अच्छा ये तो 2 रुपए का आता था हमारे टाइम पे, 5 का हो गया। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मतलब मेरा ये मानना है एनसीईआरटी तब खरीदो जब बहुत ऐड हुआ हो, ठीक है? अभी जरूरत नहीं है। जब नई वाली आ जाए उसके जिरोक्स करा के वो 2-3 पेज लास्ट में लगा लेना, ठीक है? पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे के दोनों कहीं और बैठो, नहीं दिखेगा आप दोनों को। एकदम साइड में बैठे हो ना, या तो पीछे जाओ एक सीट, या यहाँ आओ। यहाँ आ जाओ दोनों, यहाँ सामने आओ। तू भी भाई, बेटा ऐसी जगह बैठा करो जहां दिखे, मैं दिखूं आप लोगों को, है ना? स्टार्ट करें? ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइक चल रहा है? ठीक है। पेन कहाँ है? कल बेटा दूसरी वाली स्लाइड पे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, ये क्या हुआ है? दूसरी स्लाइड आ गई क्या? अच्छा, पेन इससे आ जाएगा, उसके बाद बस खत्म। अच्छा, इरेजर का है? ये रहा, ठीक है। ठीक, थैंक यू। बस ठीक, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके चलो, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको मैं बेसिक पहले समझा देता हूँ, जिससे अपने सेल के बारे में फिर पढ़ सकें, ठीक है? कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा, मुझे बताना आप लोग को आता है कि नहीं आता, मैं लिखवा देता हूँ। उतना याद जरूर रखना ताकि आपको चीजें आसान रहे, ठीक है? ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपसे कुछ कुछ चीजें जानूंगा, आप बताना वो आपको आता है नहीं, फिर उसको लिखवाएंगे। हाँ, मुझे ये बताओ कार्बोहाइड्रेट्स किसको किसको पता है, क्या होता है एग्जैक्टली बताना मुझे थोड़ा बहुत। मैं लिखवाऊंगा इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं, वो डिटेल चैप्टर अलग पढ़ाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपके बेसिक चीजें लिखवा दूं कुछ। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत आइडिया? नहीं, ठीक है। ठीक है, आप हेडिंग डालो बेसिक बायोमोलिक्यूल में लिखवा रहा हूं आपको। बेसिक बायोमोलिक्यूल जो सारी चीजें पढ़ने के लिए चाहिए आपको, उतना लिखवा देता हूं, उतना समझा देता हूं, ठीक है? डिटेल चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, सही है बेटा?
सही है, ठीक है। हाँ, और प्लीज कल से आप एनसीईआरटी लाएंगे सब लोग, ठीक है, ठीक है। बेसिक बायोमोलिक्यूल हेडिंग डालेंगे, मैं भी थोड़ा हेडिंग डाल लूं आपके लिए। बेटा ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रहेगा तो थोड़ा सा पढ़ना आसान रहेगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लो कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबको दिख रहा है ये पीछे, है विजिबल है, दिख रहा है लास्ट तक, ठीक। चलो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं पहले सुन लो ध्यान से। एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो हम पुराना फॉर्मूला अपने लिखते थे, तो इधर आ भाई, पुराना फॉर्मूला अपने लिखते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये पुराना फॉर्मूला लिखते थे, इसी के आसपास चलेंगे अभी तो। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये पुराना फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता है सबको, C6H12O6, ये फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले सुन लो फिर लिखेंगे, ठीक है। ये हाइड्रेट्स का मतलब होता है पानी, ठीक है, और ये कार्बन लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, C6H2O6 लिख सकता हूं, पहले देखो, ऐसा लिख सकते हैं। तो पॉइंट क्या है कि अपने ने यहां कार्बन लिखा और यहां पानी लिखा, ठीक है। तो इसे ही क्या है, हाइड्रेट मतलब पानी और कार्बन, ऐसा लिख दिया। इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो नाम पढ़ने हैं वो तीन है पहले तो जिन्हें अपने क्या नाम बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए, एक फ्रक्टोज आपको पता होना चाहिए, और एक आपको गैलेक्टोज पता होना चाहिए। इन तीनों में कितनी कार्बन है, या अलग अलग है, सेम है? सब में 6 है, पक्का? बोलो जल्दी से, सब में 6 है, ठीक है। C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब स्ट्रक्चर अलग होगा। ऐसी कोई चीज को अपने आइसोमर बोलते थे, है ना, ठीक है। तो ये तीनों मीठे होते हैं, ये शुगर है तीन। मैं ये तीन इसलिए बोल रहा हूं, ये तीन क्यों पढ़नी है पहले सुन लो ध्यान से सारे बेटा। मैं क्या करूंगा, आपको कुछ बेसिक से बायोमोलिक्यूल पढ़ा दूंगा, जब मैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बोला करूं आपको समझ आया करे, ठीक है, क्लियर है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि जब मैं चीजें पढ़ाऊं आपको समझ आए। ये तीन पढ़ने, ये तीन क्यों पढ़ने होते हैं, क्योंकि जब आप खाना डाइजेस्ट करते हो तो फाइनली ये तीन बनते हैं। तो ये वो तीन है जो एब्जॉर्ब होते हैं, ये वो तीन है जो कहां होंगे, ब्लड में होंगे, ठीक है। वहीं रख दीजिए, कब बड़ा है यार चलो कोई नहीं, चलो देखो, ये तीन क्या है, वो है जो हमारे ब्लड में जाएंगे, ठीक है। और ये फिर तीन कहां जाएंगे, सेल के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये आइडिया है कि कोई भी चीज जो एब्जॉर्ब होती है वो पहले कहां होती है, कहां जाएगी एब्जॉर्ब होके, ब्लड में, ब्लड से कहां जाएगी, सेल में जाएगी। तो ये तीनों ग्लाइकोलिसिस में यूज हो सकते हैं। सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस, वहां यूज हो सकते हैं, सही है। यहां तक कोई डाउट? तो ये तीन नाम याद कर सकते हैं अपने, नाम याद कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब अपने जो है इसके बाद दो नाम और याद करेंगे, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। चलिए, अगर मैं कहता हूं ये फॉर्मूला आपको आता है, तो अगर 5 कार्बन का मुझे लिखना है ऐसा ही फॉर्मूला, तो मैं क्या लिखूंगा, C5H10O5, सही है, बोलो, 5 कार्बन वाले पे ही लिखेंगे। तो ये मेरे पास हो गया C5H10O5, सही है, ठीक है, क्लियर बेटा। मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूं, जब मैं कभी बहुत मतलब स्टार्टिंग वाले ड्रॉपर बैच पढ़ाते थे, जो बच्चे एकदम 12th के बाद करते थे, वैसे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेसिक नाम याद करा रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इससे आपकी एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाए, पर इसका सिर्फ पर्पस ये है कि आपको तैयार करना आगे की पढ़ाई के लिए, क्लियर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जाके साइंटिस्ट के नाम नहीं लिखवा सकता, वो आपके काम का भी नहीं है। मैं डायरेक्ट जाके सेल पढ़ाने लगूंगा तो भी दिक्कत होगी, क्लियर है, ठीक है। आ जाइए, अच्छा, मुझे अपने दिमाग से बताना,
ये फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है और मैं लिख रहा हूं डीऑक्सी, डीऑक्सी शब्द का मतलब है एक ऑक्सीजन कम, ठीक है, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? O4 आएगा? कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। तो C5H10O4, ये आपने कुछ बेसिक नाम कार्बोहाइड्रेट्स में याद कर लिए। ये सारे मीठे होते हैं, सारे, इसलिए इनको हम शुगर बोलते हैं। मीठे होते हैं, इन सबको अपने क्या बोलेंगे? शुगर बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट है? बोलो भाई, इन सबको अपने क्या बोलेंगे? शुगर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है? अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देख बेटा, मेरे पास ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को एक ऑप्शन तो है कि मैं इसकी कार्बन की स्ट्रेट चेन लिख दूं ऐसे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मैं इसकी रिंग बना दूं ऐसे। जब मैं रिंग बनाता हूं ना, तो रिंग में ये वाली कार्बन है, सबको पता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऐसी रिंग जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो, इसे पायरान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पायरान बोलते हैं। दूसरी तरह की रिंग ये बन सकती है, इस वाली रिंग को अपने क्या बोलेंगे? फ्यूरान। फ्यूरान में क्या है? 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। यहां तक कोई पॉइंट नहीं? तो या तो ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ये रिंग में हो सकते हैं, ठीक है, मैं इनकी रिंग भी बना सकता हूं, स्ट्रेट चेन भी। इतनी बात याद कर सकते हैं? बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम क्या करते हैं बेटा, मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया ग्लूकोज का, ध्यान दियो बच्चे, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे, ठीक है। ग्लूकोज का जब मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा? CH2OH, यहां H लिखा, HOH OH, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये OH ऊपर आना चाहिए था, मैंने पर उल्टा लिख दिया इसको। ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ये डी कैसे आए वो बताऊंगा आपको, ये अल्फा डी ग्लूकोज नाम दे दिया, ठीक हो गई बात? मैंने एक रिंग बना दी है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, मैंने क्या करी है? रिंग बना दी है। तो आप क्या करो, अभी रिंग याद मत करो, ये इरेजर थी ना पक्का, ठीक है, अभी आप क्या करो, ये वाला हटा देते हैं आपके लिए। अभी आप क्या करो, सिर्फ ये ध्यान रखो, हमारे पास, इधर देखो, मेरे पास मान लो ये एक ग्लूकोज है ऐसे, ठीक है, इसके यहां पर OH था, यहां पर ये दूसरा ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है 6 कार्बन का, ये भी क्या है? ग्लूकोज है। मैंने यहां भी OH है ऐसे, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। इसका फॉर्मूला क्या है? H12O6। इसका बताओ? C6H12O6। जब मैंने इसको जोड़ा ना, तो यहां से पानी निकल गया, -H2। तो इस वाले ग्लूकोज और इस वाले ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, जो बॉन्ड बना वो इस तरीके से बन गया। इस बॉन्ड को अपने ने क्या नाम दिया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम दे दिया, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम हमने रख दिया माल्टोस। क्या रख दिया? माल्टोस। तो मैं यहां पर आगे लिखना चाह रहा हूं कि माल्टोस का मतलब होता है, माल्टोस का मतलब है कि मेरे पास 2 ग्लूकोज जुड़े हैं, 2 ग्लूकोज जुड़े हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, मेरी तरफ देखो, इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका O6, ठीक है, सही है। शुगर शब्द का एक और मतलब होता है, मैंने जो शुगर बोला, इनको शुगर को एक और नाम देते हैं सैकेराइड। शुगर को एक और नाम क्या देते हैं? सैकेराइड देते हैं, सैकेराइड, सही है। क्या नाम देते हैं? सैकेराइड। तो क्या ये सारे अकेले अकेले शुगर हैं? तो इनको अपने क्या नाम दे सकते हैं? मोनो एक सैकेराइड, सही है, बोलो। मोनो मतलब एक, सैकेराइड हो गया। इतनी चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये याद करने हैं, राइबोस,
डीऑक्सीराइबोस। तो माल्टोज में दो ग्लूकोज हैं, ठीक है, इसको अपने नाम दे सकते हैं डायासैकेराइड। अब मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, C12H24O12। पहले तो ये आएगा, अब उसमें से -H2O कर दो तो ये आएगा क्या, C12H22O11 आएगा। बताओ मेरी बात सुनो, C6H12O6 को डबल कर दो, उसमें से -H2O करो। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड बन गया। पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है, क्यों माइनस किए, समझ में आया, ठीक है। तो वो डायसैकेराइड है। मुझे कौन बच्चा बताएगा पेंटासैकेराइड का फॉर्मूला, बताओ, करो करो, करना भाई। पेंटा में कितनी कार्बन जाएंगी, 6 कार्बन वाले, C6H12O6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और ये कितना आएगा, 36 आ गया, ये 60 आ रहा है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मुझे कंफ्यूज कर, क्या कर रहे हो। हाँ भाई, C30 H60O30 ये आएगा, ठीक है। पेंटासेक्राइड का मतलब 5 जोड़ने हैं, 5 जोड़ूंगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। भाई 2 के बीच में कितना बॉन्ड है, 1, 3 के बीच में 2, तो 5 के बीच में 4। अब इसमें से आपको 4 पानी माइनस करो, 4 पानी का मतलब 52। अच्छा ये कितना आएगा, C30, ठीक है, H52O 56 क्यों आएगा, H2O है, O26। किसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, सही है, बोलो। अगर मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, डायसैकेराइड के बीच में ये है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, डायसैकेराइड में, डायसैकेराइड बनाया तो पानी निकला, तोड़ूंगा तो पानी देना पड़ेगा। जब ये मैंने जोड़ा बॉन्ड तो पानी निकला, तो जब मैं तोड़ के अलग करूंगा तो पानी देना पड़ेगा। इसे ही हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे ऐसे ही काम करते हैं, जब वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसमें क्या देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉलीसेक्राइड चेन है जो ग्लूकोज की बनी है, एक पॉलीसेक्राइड चेन है जो ग्लूकोज की बनी है, जिसमें हमारे पास 100 ग्लूकोज हैं, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे कितना पानी देना पड़ेगा, जितने बॉन्ड होंगे, कितने बॉन्ड होंगे, 99, तो 99 पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। समझ में आ रहा है, इसलिए जब तुम खाना खाते हो तो प्यास लगती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्लियर है बातें, ठीक है। तो आपको सिंपल सिंपल चीजें समझनी है कि जब मैं दो को जोड़ रहा हूं तो एक पानी निकल रहा है, बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं, ध्यान दे बच्चे, अगर मैं माल्टोज इसको लिख रहा हूं, माल्टोज में 2 ग्लूकोज हैं, माल्टोज में क्या है, 2 ग्लूकोज हैं। ऐसे ही एक सुक्रोज होता है, सुक्रोज में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जुड़ता है, फॉर्मूला सेम आएगा, क्योंकि ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ठीक है। उसके अलावा एक आता है लैक्टोज, लैक्टोज मिल्क में होता है, ठीक है। उसमें ग्लूकोज के साथ क्या आता है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज के साथ क्या आता है, गैलेक्टोज आता है। तो ये 3 क्या हो गए, डायसैकेराइड हो गए, ठीक है। अब तुम्हें पॉलीसैकेराइड पता, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसके ये डबल है जस्ट इससे, ठीक है। अगर मैं पॉलीसैकेराइड बनाऊंगा, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जब मैं बहुत सारे ग्लूकोज या कोई और चीज रिपीट कर दूं, जब कोई और चीज में क्या कर दूं,
रिपीट कर दूं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। मान लो मैंने ग्लूकोज रिपीट कर दिया, मैंने क्या रिपीट कर दिया, ग्लूकोज रिपीट कर दिया, तो उसको हम पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। पॉली का मतलब बहुत सारे, सेकेराइड मतलब शुगर। नॉर्मली इनके पॉलीसेकेराइड हमें नहीं मिलते। हमें फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड हमें हमारे सिलेबस में है, जिसको हम इन्यूलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्यूलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्यूलिन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, इन्यूलिन का क्या यूज होता है हमारे पास, कोई यूज बताएगा इन्यूलिन का, किसी को याद हो? इन्यूलिन, सोचो, एमडी सर की याद करो। देखो मैं बताता हूं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना। अगर आपको इंजेक्शन में कोई ऐसी चीज लगा दी जाए जो हमारे सेल यूज ना करते हो, वो ब्लड में घूमती रहेगी, ठीक है। एक बार वो लंग्स के पास जाएगी, एक बार किडनी के पास जाएगी। अगर किडनी उसे फिल्टर कर दे, नेफ्रॉन में फिल्टर कर दे, आप सबको पता है फिल्टर होता है, ठीक है। अगर फिल्टर होने के बाद वो रीएब्जॉर्ब ना हो, तो सारे का सारा वो यूरिन में आएगा। इस बात में कोई डाउट है? ये तो समझ में आ रही है। इन्यूलिन क्या होता है, रीएब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए सारा का सारा किस में आता है, यूरिन में आता है। तो मैं जो इन्यूलिन की कंसंट्रेशन ब्लड में डालूंगा, वो यूरिन में अगर आ रहा है, उससे मैं जीएफआर मेजर कर सकता हूं, किस स्पीड से फिल्ट्रेशन हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आप उसी चीज से मेजर कर सकते हो ना जो रीएब्जॉर्ब ना हो। जैसे तुम्हारे पास ये नेफ्रॉन था, थोड़ा सा डायग्राम यहां दिखा देता हूं, ये नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल है। चीज यहां फिल्टर हो गई, लेकिन मान लो 100 फिल्टर हो गई, 100 फिल्टर हो गई, पर 100 में से 50 एब्जॉर्ब हो गई, तो यूरिन में 50 ही आएगी। तो उससे स्पीड तो पता नहीं चलेगी किससे फिल्टर हुआ। स्पीड किससे पता करोगे, जो फिल्टर हो जाए, रीअब्सॉर्ब ना हो। तो इन्यूलिन यूज करते हैं टू मेजर जीएफआर। इसका मतलब इन्यूलिन क्या करेगा, फिल्टर होगा, रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। कोई डाउट, बोलो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में ग्लूकोज का जो पॉलीमर है, एक स्टार्च है, एक सेलुलोज है, एक ग्लाइकोजन है, ठीक है। मैं तीनों को हल्का हल्का बता देता हूं, तुम्हें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा डिटेल पढ़ाऊंगा, पर क्या इतना याद रख सकते हो जो थोड़ा सा और बता दूंगा? कुछ नाम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, डिऑक्सीराइबोस, ये तीन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और साथ में स्टार्च सेलुलोज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हल्का सा प्रोटीन और के बारे में, क्योंकि क्या होगा जब मैं आगे ये चीजें पढ़ाऊंगा आपके लिए आसान रहे, आगे कब सेल में चीजें आपको पता हो। कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो मतलब एंटीजन है या कोई चीज है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ सर कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, तो किन चीजों की बात कर रहे होंगे। सही है, नोट कर सकते हो इसे, कर लो जल्दी से। दिख रहा है सबको? बेटा देखो, मेरी राइटिंग वैसी ही गंदी है, वो साफ नहीं हो सकती, इसी में काम चलाना है, ठीक है। हाँ, एमडी सर की बढ़िया है, एकदम जमा के लिखते हैं वो।
हो गया बेटा? दोनों हाथ से लिखो ना, दोनों हाथ में पेन ले लो। है कोई चमत्कारी बच्चा ऐसा? मैं कहां से लिख लूंगा भाई? मैं लेफ्ट से लिखता हूँ बेटा। और सुबह कुछ खा के आया करो भाई, एनर्जी नहीं रहती तुम्हारी क्लासों में, है ना? कोई घर से भी आता है कि सब हॉस्टल में है? मतलब वैसे कोई किसी का घर हो पटना में, ऐसा कोई नहीं है? आपका है बेटा? लंच लेके आया करिए मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए, सबके लिए नहीं। इतनी दोस्ती नहीं करनी। बेटा आप लोगों को देख के एक चीज समझ में आ रही है कि ऑनलाइन में मजा बहुत आता है, पर आता कुछ नहीं है तुम्हें। मैं सच बता रहा हूँ। तो इसलिए मेहनत करना साथ में, मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, लेकिन प्लीज मेहनत करना, है ना? हाँ। है। हाँ, तुम लोग सिर्फ दिन भर क्लास करते होगे ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। भाई भैया दीदी की आसपास वालों की अभी कोई राय नहीं माननी। हाँ। जिनके 500 550 आ रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आप लोगों को समझाएंगे, है ना? ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, चुपचाप क्लास का पढ़ो। नहीं। जिन्होंने लिख लिया है कृपया करके याद करो उसे, अलग से टाइम थोड़ी मिलेगा। गिरडी से कौन था? आप हो बेटा? उसके पास में धनबाद है? गई है धनबाद कभी? ठीक। और गया से कौन था? अच्छा, आप गए, और भी एक दो बच्चे थे गया से, कोई और भी था? अच्छा। और देवघर से कौन था? देवघर बहुत दूर है ना? यहाँ से पास पड़ता है? अच्छा, यहाँ से पास है देवघर, वहां से दूर है धनबाद से? यहाँ से धनबाद पास थोड़ी है, वो दूर है यहाँ से धनबाद बहुत। अच्छा। अच्छा। मैं धनबाद गया हूँ, धनबाद रहा हूँ मैं 1 2 साल। मैं गिरडी गया हूँ बाई रोड। अच्छा, नहीं मैं बोकारो गया हूँ। जमशेदपुर, बोकारो, और ये देवघर नहीं गया है। हाँ, पूजा करने जाते हैं ना, वो मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। बेटा मेरा सुबह उठ के एक ही काम है, पहले उठ के आराम से कुछ खा के ना मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ। हाँ। चलिए, हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग फटाफट से। चलो भाई जल्दी करो, लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा तूने?
लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन इन पॉलीसेक्राइड, इन पॉलीसेक्राइड चेन ऑफ, पॉलीसेक्राइड चेन ऑफ ग्लूकोज with 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। डायरेक्ट लिख दो आंसर, कितना आ जाएगा? 199। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर एब्सेंट इन, भाई 199 आ रहा, सही है ना? किसी को डाउट? लास्ट तुम दोनों भाई, 199 आएगा, इस बात में डाउट है? 200 चीज को जोड़ेंगे, जैसे 2 को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड है, 3 को जोड़ेंगे तो 2 हैं, तो 10 को जोड़ेंगे तो 9, तो 200 में कितने होंगे? 199। ठीक है, एक और लिखो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर एब्सेंट इन, आर एब्सेंट इन, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। इन्यूलिन, इन्यूलिन बताया फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, ए ऑप्शन है इन्यूलिन, लिख रहे हो इन्यूलिन? बी लिखो, इंसुलिन नहीं है इन्यूलिन, बी लिखो, इन्यूलिन अलग होता है, बी लिखो माल्टोज, सी लिखो, सी लिखो सुक्रोज, और डी लिखो सुबिरिन। सुबिरिन आएगा क्योंकि बाकी 3 तुम्हें पता है, ठीक है? बाकी 3 तुम्हें पता है, सही है? बोलो, बाकी 3 तुम्हें पता है, सुबिरिन नहीं पता। सुबिरिन के ब्रैकेट में लिख लो लिपिड, सुबिरिन के ब्रैकेट में लिपिड लिख लो, लिपिड, लिपिड, लिपिड होते हैं ये। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक और लिखो, लिखो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, लिखो राइबोज, कॉमा डीऑक्सीराइबोज, कॉमा माल्टोज, कॉमा ग्लूकोज, कॉमा सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज। हाउ मेनी हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? हाउ मेनी हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? हाउ मेनी हैव ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? काउंट करो भाई। हाँ भाई, कितने हैं सब में? सब में कंटार खाएगा, पिटाई खाएगा। अब मोनोसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे होगा? कम से कम डाइसेक्राइड चाहिए। देख मोनोसेक्राइड कौन कौन है उसमें, क्या कर रहा है? हाँ, राइबोज में है? नहीं है। राइबोज में कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? मोनोसेक्राइड है पापियों, सिंगल है ना भाई। मुझे कम से कम डाइसेक्राइड चाहिए ना, कम से कम डाइसेक्राइड चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है ना? राइबोज नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा, और ग्लूकोज नहीं होगा, माल्टोज है, और लैक्टोज है, और सुक्रोज है, 3 है, सही है? किसी को डाउट इसमें? पूछ लो भाई, बता क्या गड़बड़ हुई, नहीं समझ में आया? मेरी बात सुन, इधर देख, इधर देख,
ये अकेले अकेले है ना भाई, ये देख, ये अकेले अकेले हैं, इनमें थोड़ी बॉन्ड है। बॉन्ड कब होगा? जब तू जो दो को जोड़ेगा। तो ग्लूकोज अकेला है ना, उसमें थोड़ी बॉन्ड है। सही है ना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनेगा? जब दो मोनोसेक्राइड होंगे। तो यहां क्या है? ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज मोनोसेक्राइड है, उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। जब जोड़ेगा तब बनेगा। तो किसको किसको जोड़ा है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे आ जाओ, ये वाला और देखेंगे फटाफट से। आगे देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब अपने बात कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉली का मतलब अब होता है बहुत सारा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड में हमारे पास एक है स्टार्च। पहले स्टार्च और इनके बारे में समझ लो ध्यान से। देख बेटा ध्यान से, ये जी का मतलब ग्लूकोज है, ऐसे। जी का मतलब ऐसे ग्लूकोज है। स्टार्च जो होता है, एक तरीके से इसकी चेन होती है ग्लूकोज की, और उसमें ऐसे ब्रांच भी होती है। ऐसे क्या होती है? ब्रांच होती है। इस जी का मतलब ग्लूकोज है। ये स्टार्च है, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो किसका स्ट्रक्चर है? स्टार्च है। तो स्टार्च क्या होता है, मेरी बात सुन ध्यान से। स्टार्च चेन ऑफ ग्लूकोज होता है। चेन ऑफ क्या हो बेटा? अभी बॉन्डिंग मत कर याद, मैं कराऊंगा बॉन्डिंग बाद में, है ना? सॉरी, रहने दे रहने दे रहने दे। बेटा हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग में कराऊंगा अलग से, लेकिन सिर्फ मैं तेरे को क्या समझा रहा हूं। जैसे एक जी का मतलब ग्लूकोज है ना, इसमें एक कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक, है ना? ग्लाइकोसिडिक। ये तेरे पास ब्रांचिंग बनी हुई है। तुझे सिर्फ ये समझना है कि स्टार्च जो होता है वो चेन ऑफ ग्लूकोज होती है, बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। इतनी बात याद रहेगी? सही है। अब मुझे एक चीज बता, ये दो ग्लूकोज जो हैं, ये दो ग्लूकोज, अगर सिर्फ दो की बात करूं, ये माल्टोज है भाई। दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए क्या है? माल्टोज है। इसलिए अपने जब स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो माल्टोज बनता था। इतनी बात याद रहेगी? बोलो, इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये स्टार्च हो गया। ठीक है, स्टार्च चेन ऑफ ग्लूकोज है, और स्टोरेज है किसमें? प्लांट्स में। स्टोरेज किसमें है? प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट सेल में हमारे पास स्टोर होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा मेरे पास बी है ग्लाइकोजन। बी क्या है हमारे पास? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी चेन है ऐसे, ग्लाइकोजन भी चेन है, पर उसमें ब्रांच थोड़ा जल्दी हो जाती है। आपको दिख रहा है? ऐसी ही चेन है। तो ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज की चेन है, लेकिन वो ज्यादा ब्रांच होती है। क्या हो जाती है? ज्यादा ब्रांच होती है। यस और नो? ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं एक लॉजिक बताऊंगा समझना। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्च में ना, स्टार्च जो है कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखना सारे बच्चे। उसमें ऐसा होता है स्टार्च देखने में, सबको दिख रहा है? अच्छा, इसका ये वाला हिस्सा ऐसे घूम जाता है, ये थोड़ा पानी में सॉल्युबल होता है, इसका एक हिस्सा ऐसे। हम भी अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन की बात नहीं करेंगे, पर थोड़ा चाहो तो मैं बता देता हूं। देखो, ये स्टार्च है। स्टार्च में ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, इसको अमाइलोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइलोज। इतने पार्ट को, पीछे दिख रहा है? दिख रहा है? ये देख बेटा, ये अमाइलोज है, इसको अपने क्या बोल रहे हैं? अमाइलोपेक्टिन बोल रहे हैं। यस, इसको अपने अमाइलोपेक्टिन बोल रहे हैं। तो ये अमाइलोज है या अमाइलोपेक्टिन है? अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ये 20% होता है स्टार्च का सिर्फ। और ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। अमाइलोपेक्टिन 80% होता है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है। जो ग्लाइकोजन है ना, वो सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होता है। तो वाटर इनसॉल्युबल हुआ? बताओ, है ना? वाटर इनसॉल्युबल हुआ। अब मैं जो बातें बताऊंगा वो सुनो। देखो, ग्लाइकोजन और स्टार्च में से दोनों पानी में नहीं घुलते, पर अगर मैं कंपैरिजन करूं, थोड़ा सा ये घुल जाता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। इस बात में डाउट? इस बात में डाउट? अब मुझे क्या क्या याद करना है। ग्लूकोज की चेन को स्टार्च कहते हैं, ग्लूकोज की ही चेन को ग्लाइकोजन कहते हैं। फर्क सिर्फ स्ट्रक्चर में है। एनिमल में स्टोर ग्लाइकोजन होता है,
प्लांट में स्टोर स्टार्च होता है। जो चीज जितनी ज्यादा इनसॉल्युबल होती है उतना आसानी से स्टोर कर सकते हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगता। एनिमल सेल में अगर आप ध्यान से देखो, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में क्या है, ये स्टोरेज है। तो एनिमल सेल में क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। जैसे मान लो ये एनिमल सेल है, इसमें मैंने ग्लाइकोजन रख दिया, ये सेल वॉल नहीं है। पानी अगर अंदर एंटर करेगा तो ये सेल फटेगा नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन पानी को उतना बुलाएगा नहीं। लेकिन स्टार्च थोड़ा सा सॉल्युबल होता है तो वो पानी को थोड़ा बहुत बुलाएगा। लेकिन प्लांट के बाहर क्या है, सेल वॉल है, वो उसे फटने से बचाती है। तो लॉजिकली प्लांट में स्टार्च ठीक है स्टोर करने के लिए, पर एनिमल में स्टार्च स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्च थोड़ा सॉल्युबल होता है, नुकसान पहुंचाएगा। मैं रिपीट कर दूं एक बार सारी बात, फिर से रिपीट करते हैं। ग्लूकोज की चेन को स्टार्च कहते हैं, ग्लूकोज की ही चेन को ग्लाइकोजन कहेंगे। ग्लाइकोजन हो चाहे स्टार्च हो, दोनों से टूटने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा। पर स्टार्च जो होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में घुलता नहीं है। इस वजह से स्टार्च ओवरऑल पानी में नहीं घुलता, पर थोड़ा बहुत वो पानी में घुल जाता है। जो भी चीज पानी में डिसॉल्व होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में से कौन पानी को ज्यादा खींचेगा, स्टार्च। ठीक है, तो पानी को अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब दीवार पे प्रेशर लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे, तो सेल फट सकता है। तो यहां पर मेरे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, वहां पर सेल वॉल नहीं है। तो इसलिए एनिमल में क्या स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन किसके समान है, अमाइलोपेक्टिन के समान है। किसके समान है, अमाइलोपेक्टिन के समान है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये दोनों स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। क्या है, स्टोरेज, सही है। स्टोरेज मतलब एनर्जी के लिए स्टोर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड भी होते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड कौन से होते हैं, जो सेल वॉल में होते हैं। जो किस में होंगे, सेल वॉल में। वो कौन कौन से हैं, एक है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। एक काइटिन और एक पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहां तक समझ में आ रही है बेटा। तो एक सेलुलोज है, एक काइटिन है, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होते हैं। यहां तक कोई डाउट है, सोच लो ध्यान से, फिर रिपीट कर देता हूं, सुन लो ध्यान से। ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, स्टोर होता है। स्टोर कोई चीज क्यों करते हैं, एनर्जी के लिए यहां पे कर रहे हैं हम मेनली। स्ट्रक्चरल मतलब सेलुलोज, काइटिन और ये। सेलुलोज भी किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का। ये भी किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का। चेन ऑफ ग्लूकोज है, पर अलग तरीके से जुड़ी है। क्या है, अलग तरीके से जुड़ी है। ठीक है, काइटिन अलग चीज का बना है, ये अलग है। तो अगर आपके दिमाग में पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीन याद रखने। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज याद रखेंगे, ठीक है, वो डीएनए आरएनए में होते हैं। उसके अलावा दो ग्लूकोज को जोड़ोगे तो माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सुक्रोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को लैक्टोज। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पॉलीसेक्राइड में भी बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे। पॉलीसेक्राइड कौन से टाइप के हैं, एक स्टोरेज है और एक स्ट्रक्चरल है। स्टोरेज याद रहेगा, बताइए, यस। कोई डाउट है यहां तक, इतनी बातें अगर याद रखोगे तो मैं अगर आपको कभी बोलूंगा, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं। मान लो मैं कहूंगा अगार, अगार अगार सुना है, मैं कह दूं अगार एक कार्बोहाइड्रेट है, तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा इन्हीं में से कुछ होता होगा, ऐसा कुछ मिलता जुलता, तो तुम कम से कम चीज को पहचान सको। मान लो मैं कह दूं काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई ये इस ग्रुप की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं सुबिरिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वेक्स है, तो इसका मतलब लिपिड है। सही है, सही है, क्लियर ना। जैसे अगार अगार जो होता है वो गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है पर हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक आइडिया रहेगा तो पढ़ने में आगे आसानी रहेगी। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। आप में से बायोटेक में बेटा कुछ आपने आइसोलेशन ऑफ डीएनए का एक टॉपिक कभी पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज चाहिए,
इसको काइटिनेज चाहिए और इसको चाहिए लाइसोजाइम। सही है ना? सुना है किसने बायोटेक पढ़ी थी कभी? है, पढ़ी थी ना? ठीक, बना लो जल्दी से। लिख लो बेटा जल्दी से। पहले माल्टोज बनेगा फिर ग्लूकोज बनेगा। माल्टोज तो बनता ही ना। अच्छा तुम मुझे बताओ, सुनो भाई एक मिनट रुक जाओ। बियर किससे बनाते हैं? बियर बियर। अरे भालू नहीं, पीने वाली बियर। तुम तो पटना में हो ना भाई, तुम्हें क्या पता होगा। हाँ किससे बनाते हैं? ग्रे, अरे अल्कोहल ग्रेन से, बार्ले, जौ से। जौ के अंदर, जौ के बीज में, सीड में स्टार्च होता है। ठीक है, सुन लो पहले, सुन लो ध्यान से। अरे भाई इधर देखो सारे, इधर ध्यान दो। जौ के जो बीज होते हैं उसमें स्टार्च होता है, उसको पीस लेते हैं। स्टार्च चला गया पानी में, उसके साथ एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है जो अमाइलेज नाम होता है। क्या नाम होता है? अमाइलेज। जो स्टार्च के इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देगा, तो धीरे धीरे ग्लूकोज बन जाएगा। पहले माल्टोज बनेगा फिर ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, फिर ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि इथेनॉल बनाने के लिए माल्टिंग की जाती है, तो माल्टिंग शब्द का अर्थ है कि हम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रहे होंगे। इसे ही बोलते हैं ना। तो एक प्लांट हार्मोन है जिसका नाम जिबरलिक एसिड है, पढ़ेंगे सारा। वो माल्टिंग करता है। तो माल्टिंग शब्द का मतलब समझ पा रहे हो? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर नहीं है, उसका सब पे इंपैक्ट आएगा। तो आपको वो वर्ड समझ में आना चाहिए ना, माल्टिंग शब्द किसके लिए है? स्टार्च को, क्योंकि जितने भी आपके अनाज हैं सब में स्टार्च है। चावल, गेहूं, जौ, इनमें सब में स्टार्च ही तो है। तो उसी को तोड़ना है। जब स्टार्च को तोड़ोगे तो माल्टोज बनता है, और माल्टोज आगे किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। कोई डाउट है? ठीक है। और ग्लाइकोजन, अच्छा एक चीज और, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में मेनली कौन से दो सेल्स में स्टोर होता है? लिवर सेल और मसल सेल में। लिवर सेल और मसल सेल में काम अलग अलग। इधर देखो भाई सारे, इधर देखो सारे ध्यान से। लिवर सेल का क्या काम है? देखो ध्यान से। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बनाए रखना। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए तो ग्लूकोज वहां देना, ज्यादा हो जाए तो वहां से ले लेना। सही है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर ब्लड में ग्लूकोज कम ज्यादा हो जाएगा, मेरी बात समझना ध्यान से, ब्लड एक ऐसी रिवर है जहां से लोग चीजें काम की निकालते हैं। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बाकी सेल्स लेते होंगे ना थोड़ा बहुत। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो सेल्स को नहीं मिलेगा। सही है। तो वो लेवल कौन मेंटेन करता है? लिवर, इंसुलिन की मदद से। उसके अलावा आपकी बॉडी में एक बहुत ज्यादा अमाउंट में मसल्स में स्केलेटल मसल है, जो चलने में, हाथ हिलाने में मदद करती है। तो उन मसल सेल में भी मुझे ग्लाइकोजन चाहिए, क्योंकि वहां भी एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में भाई, आप ग्लूकोज कहां स्टोर करोगे? एक ऐसे सेल में जो ब्लड के लेवल को मेंटेन करता हो, और एक ऐसा सेल जिसको ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए। बाकी जगह तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? लिवर सेल और मसल सेल में। याद रहेगी बात? ठीक है, क्लियर है? और जो मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुना, इधर देखो बेटा एक बार, और ये और देख लो। अगर मैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता हूं तो क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोजेनेसिस। यस। अगर मैं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज वापसी बनाऊं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। यहां तक कोई डाउट है? देखो ये वाला देखो। और अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है?
मान लो राइबोज ना हो, गैलेक्टोज ना हो, फ्रक्टोज ना हो, नॉन कार्बोहाइड्रेट हो। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिए, तो किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर आप ग्लूकोज बनाओगे तो क्या बोलोगे उसे? ग्लूको नियोजेनेसिस। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल घटाना है। इंसुलिन ये काम करता है, कम करता है। तो मैं क्या करूंगा, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाऊंगा। यस, ठीक है। ये वाला प्रोसेस कम करूंगा और ये वाला प्रोसेस भी कम करूंगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज बना रहा है, कम करेंगे। नहीं समझ में आया? फिर रिपीट कर देता हूं, सुन मेरी बात। जिसको दिक्कत हो रही है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, मैं एक बार साफ साफ दूसरी स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। देखो, हाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मेरी तरफ देखना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोजन। क्या लिखूंगा इसको, ग्लाइकोजेनेसिस लिखूंगा। ठीक है। ग्लाइकोजन से वापसी ग्लूकोज, तो क्या लिखूंगा, ग्लाइकोजन लिख दिया। उसके आगे लाइसिस लिख दो, टूटना। सही है। अब मैंने क्या लिखा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। आप बताओ भाई, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है? कुछ भी हो सकता है, पायरुवेट हो सकता है, उससे ग्लूकोज बनाया। अब देखना ध्यान से, मैंने यहां लिखा ग्लूको, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया। नियो का मतलब क्या होता है, नया। नया ग्लूकोज बनाया। तो नया ग्लूकोज तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से ही बनाओगे ना भाई, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं वहां से बनाया। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इंसुलिन है, इंसुलिन कैसे काम करता है, ब्लड का जो ग्लूकोज है उसके लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो वो इस वाले प्रोसेस को, इसको इसको कम करना ना, इसको बढ़ाएगा, इसको घटाएगा ताकि ग्लूकोज ना बने, और इसको भी घटाएगा। मैं कह रहा हूं इंसुलिन को ग्लूकोज कम करना है, इससे ग्लूकोज कम हो रहा है, इसको बढ़ा देते हैं। इससे ग्लूकोज बन रहा है, इससे ग्लूकोज बन रहा है, इसको डिक्रीज कर देते हैं। सही है। इसमें भी ग्लूकोज बन रहा है, इसको भी डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे ही तो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो चीजें ध्यान से करो, रटने की नहीं है, नहीं तो रटोगे कितना कुछ, लिमिट नहीं है। इसको नोट कर लो, ये वाला स्लाइड था। ठीक है बेटा, नोट कर लो एक बार, एक बार नोट कर लो, आगे चलते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है। भाई गाय भैंस सेलुलोज खाते हैं ना, सेलुलोज ही तो खाते हैं मेन वो। तो वो उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। पर वो सारा डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एक मिनट भाई, एक मिनट रुको जरा। गोबर जलाते हैं हम, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन है। कार्बन मतलब अनडाइजेस्टेड ग्लूकोज है, उपले, है ना? ठीक है, क्लियर है। पर ह्यूमन एक्सक्रीटा में नहीं होते, क्योंकि हम, हमारे पास कुछ अनडाइजेस्टेड सेलुलोज थोड़ी है, घास थोड़ी खा रहे हैं हम। सही है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसको कंबशन नहीं करके उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते। हम उस एनिमल का यूज करेंगे कंबशन के लिए जो सेलुलोज खाता हो, क्योंकि बहुत सारा डाइजेस्ट होगा, बहुत सारा डाइजेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? इसीलिए उसका फिर गोबर गैस बना सकते हैं ना, क्योंकि उसमें सेलुलोज है। सेलुलोज में कार्बन है, आप देख पा रहे हो। ठीक है। और पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा, पूछ बेटा। हाँ, पूरा नहीं होता बेटा, पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ पूरे उसके स्टमक में नहीं हो पाता। बाकी वो गोबर में आ गया। बाकी फिर उसको अपने सुखा के जला लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या है, सेलुलोज है। दूसरा, वही गोबर अगर एनारोबिक डाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, वो बनाता है ना बायोगैस, मिथेन बनाता है। ठीक है। यस। हाँ बेटा बोल।
ग्लूकागॉन और इंसुलिन अपोजिट काम करते हैं, अलग अलग है। इन्युलिन क्या है, देख मेरी बात सुन, इधर देख। इन्युलिन, इधर सुन, इन्युलिन कार्बोहाइड्रेट है। इन्युलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीन हुआ ना। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, हार्मोन है। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, लिख लिया। पूछ लिया करो यार, तुम्हें नहीं आता कुछ, किसी को नहीं आता तो पूछा करो। ठीक है, हो गया बेटा। लिख लिया बेटा, चलिए आगे चलेंगे। लिख लिया सबने, लिख लो। क्या नहीं दिख रहा बोर्ड पे, साफ साफ बताओ। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब जो सेल वॉल का पार्ट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब जो क्या बनाते हैं, सेल वॉल का पार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये वाले कौन से, बाकी स्टोरेज। ठीक है, क्या नहीं साफ साफ समझ आ रहा है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या, हाँ बेटा। इंसुलिन वाला दोबारा बताऊं। इंसुलिन जो होता है हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज कम करता है। ग्लूकोज कैसे कम करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ने से तो कम नहीं होगा। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कर। ग्लाइकोजन टूटने मत दे, नहीं तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ता है। ठीक है, हाँ। और पूछो। किडनी फेलियर कह रहा है, इन्युलिन। हाँ, जीएफआर मेजर करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। अभी नहीं कर उसको, वो कर एमडी सर बताएंगे। चलें आगे बेटा, चलिए एक बार और देख लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया ना, कोई लिख रहा है अभी, ये वाला लिख लेना, मर्जी आपकी। अब जरा कार्बोहाइड्रेट के बाद थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात सुनो, देर ध्यान दो सारे बच्चे। देखो, हमारे पास, पूरा फोकस मेरी तरफ दो। हमारे पास किसने चिकनी मिट्टी खेला है कभी, बचपन में खेला होगा सबने। उससे कोई भी शेप दे सकते हैं। प्रोटीन की खास बात क्या होती है, उससे आप डिफरेंट शेप बना के डिफरेंट फंक्शन ले सकते हो। सही है। तो अगर हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा काम, अलग अलग टाइप के काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। सबसे पहले अपने एक अमीनो एसिड लिख रहे हैं, पहले बेसिक सी चीज समझ। हम एक एक चीज लिख रहे हैं जिसको अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड का ये फॉर्मूला है, NH2C COH H और R। ये R ग्रुप 20 अमीनो एसिड में अलग अलग होते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड में ये अलग अलग होता है आर ग्रुप। समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से,
मैं अमीनो एसिड को जब आपस में जोड़ता हूं ऐसे, ध्यान से देखिए बेटा, COH ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने यहां पर एक और अमीनो एसिड लिख दिया ऐसे, और यहां पर क्या लिख दिया, COH लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया, R लिख दिया। मान लो यहां R1 कर दो या R2 कर दो, यहां पर मैंने बॉन्ड बना दिया। अब दो अमीनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनाया तो उसको हमने, ध्यान से समझे बेटा, उसको हमने क्या लिख दिया, पेप्टाइड बॉन्ड लिख दिया है। क्या हो गया, उसमें गड़बड़ है ना। तुम बता नहीं रहे हो, पर कार्बन कहां गई, इतनी सारी वैलेंसी कैसे आ गई नाइट्रोजन की, है पाप लगेगा तुम्हें। एक तो यार ये, रुक जाओ भाई, 1 मिनट दो यार, थोड़ा बोर्ड में ना मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, इधर R2 कर देते हैं, H कर देते हैं। चलो इधर देखो बेटा सारे, तो अपने ने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब मैं तुम्हें खाली बॉन्ड बताना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें मैं आगे पढ़ा दूं। ये अब आगे भाई सिंपल भाषा में चीजें समझ लो, अगर सबको समझ में आ रही है तो अच्छा है। ये देखो, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। एक अमीनो एसिड ये है और दूसरा अमीनो एसिड ये है, इसको अपने क्या नाम दे रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं पूरी चेन बना दूं ऐसे, इस तरीके से, अलग अलग अमीनो एसिड की ऐसे चेन बना दूं, जिसमें एक तरफ क्या होगा, NH2, और एंड पर क्या होगा, COH। कितने अमीनो एसिड बनाए मैंने, ये 8 हैं। इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 7, ठीक है। तो ये चेन ऑफ अमीनो एसिड को अपने क्या नाम देते हैं, पॉली पेप्टाइड चेन। पॉली पेप्टाइड चेन, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 1 डिग्री स्ट्रक्चर हो सकता है किसी भी प्रोटीन का। क्या हो सकता है, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। अब मैंने इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसे फोल्ड कर दिया ऐसे, जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो इसको अपने ने क्या नाम दिया, प्रोटीन का नाम दिया। यहां तक समझ में आ रहा है, फिर रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कौन बच्चा बता गया बॉन्ड कहां बनता है, ये अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड कहां बनता है, ए ऑप्शन, मार्स पे। हाँ एंजाइम में कहां, एक मिनट, हिंट अब तुम्हें आएगा। कौन सी ऑर्गेनल प्रोटीन बनाती है, राइबोसोम। तो बॉन्ड कहां बन रहा होगा, राइबोसोम। सीधे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दो, सोचा तो करो। कौन सी ऑर्गेनल है जो प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाती होगी, अमीनो एसिड से। तो ये अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसका मतलब ये सेल के अंदर बनता होगा, राइबोसोम बनाता होगा, ठीक है। प्रोटीन बन गई। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड करने के बाद प्रोटीन कहते हैं। कई बार हम पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं तब जब वो स्ट्रेट चेन में काम करे, बिना फोल्ड करे। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, ठीक है भाई। आप समझो ना, ये स्ट्रेट चेन है पॉलीपेप्टाइड की, अगर ये ऐसे ही काम कर जाए तो प्रोटीन कह देंगे, नहीं तो फोल्ड करने के बाद कहें तो प्रोटीन कह देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, सही है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वो स्ट्रेट चेन में ही काम कर जाता है, मतलब वो उसका 1 डिग्री स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी समझ में आता है, जो पहले बना। अरे सुनो ध्यान से सुनो, मान लो आपके पास कपड़ा है, ऐसा स्ट्रेट कपड़ा है, वो उसका प्राइमरी है, सही है। आपने उसको फोल्ड करके कोई शेप दे दी, सेकेंडरी। फिर फोल्ड करके कोई दे दी, टर्शरी। अगर वो सीधा कपड़ा काम आ रहा है तो फोल्ड क्यों करोगे, नहीं करोगे ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है। अच्छा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्लियरली दिख रहा है तुम्हें, कोवलेंट बॉन्ड है ना। ये प्रॉपर एक तरीके का कैसा बॉन्ड है ये,
कोवलेंट बॉन्ड है। तो मैं आपको जो बातें बोलना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको जो बातें बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि अमीनो एसिड की जो चेन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो चेन ऑफ अमीनो एसिड कौन बनाता है? राइबोसोम। चेन ऑफ अमीनो एसिड कौन बनाता है? बाई राइबोसोम। वो राइबोसोम बनाता है। अच्छा, इसके लिए मुझे सेल के अंदर अमीनो एसिड चाहिए। भाई सेल के अंदर अमीनो एसिड चाहिए ना, वो कहां से आएंगे? जैसे आप खाते हो प्रोटीन, ध्यान से सुनो, मैं फिर समझाता हूं आपको। आप प्रोटीन खाते हो, इसका मतलब आप चेन ऑफ अमीनो एसिड खाते हो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उन अमीनो एसिड को अलग अलग कर दिया जाता है। अब वो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होके कहां जाते हैं? ब्लड में। और ब्लड से कहां जाते हैं? सेल में। इसका मतलब ये जो अमीनो एसिड्स है ना, ये एक तरह के अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट समझ में आता है? बताओ बेटा, अल्फाबेट्स क्या होता है? जैसे मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई वर्ड है, मान लो वेलकम लिखा हुआ है, तो उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, डब्लू, ये जिससे बना हुआ है, ऐसी प्रोटीन होती है। हम क्या करते हैं जब खाना खाते हैं ना, उसमें उन अल्फाबेट्स को अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब होकर कहां ले जाते हैं? ब्लड में। ब्लड से वो कहां जाता है? ब्लड से कहां जाता है बेटा, बता? सेल में। बैठ जा बच्चे। ब्लड से कहां जाता है? सेल में। और उसमें क्या होगा? दोबारा प्रोटीन बनाएंगे किससे? राइबोसोम से। कोई डाउट? बोलो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो चेन ऑफ अमीनो एसिड को, चेन ऑफ अमीनो एसिड कौन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। ठीक है, दूसरा अपने क्या लिख सकते हैं बताओ? दूसरा ये लिख सकते हैं, हम क्या खाते हैं बेटा? ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को, है ना? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। उससे क्या बनते हैं? अमीनो एसिड बनते हैं। वो कहां जाते हैं? एब्जॉर्ब इन ब्लड। ब्लड से कहां जाएंगे? सेल में जाएंगे। सेल से कहां जाएंगे? राइबोसोम के पास, फिर से प्रोटीन बनाने। अब पॉइंट ये है, राइबोसोम कौन सा अमीनो एसिड कहां जोड़ेगा, ये उसको डीएनए बताता है। समझ आ रहा है? जैसे मेरे पास एक एक पूरा वर्ड था वेलकम, उसमें डब्ल्यू ई सब तोड़ लिया, उसको ले गए ब्लड के थ्रू सेल में। अब उससे कौन सा वर्ड बनाना है, ये कौन बताएगा? राइबोसोम बनाएगा। बताएगा कौन? डीएनए बताएगा। ये क्लियर है? यहां तक ये क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्लीज बेसिक से बायोमोलिक्यूल्स दिमाग में रखो, नहीं तो फंस जाओगे। प्रोटीन्स एक ऐसी चीज है जिनके सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, आपके पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसको यूज करो, मीनिंग वाले बिना मीनिंग के वर्ड्स बनाओ। ठीक है, जितने भी बना सकते हो, तो बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे ही अमीनो एसिड 20 हैं, उससे बहुत सारी प्रोटीन्स बन सकती है ना? सही है, कितनी सारी प्रोटीन बन सकती है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में से प्रोटीन में। डाइवर्सिटी किस चीज को लेके कह रहे हैं? काम को लेके, स्ट्रक्चर को लेके। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो कौन डायरेक्शन देता है बेटा? डीएनए। तो डीएनए क्या देगा? डीएनए प्रोवाइड कोड फॉर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। ये चीज होती है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में अमीनो एसिड की चेन को अपने पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, जब वो फोल्ड होती है तो क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। यहां ये तक बात याद रहेगी? बोलो। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, हमारे पास, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, ब्लड में एलिमेंट्री कैनाल से क्या प्रोटीन एब्जॉर्ब होके जाती है क्या, कि अमीनो एसिड जाते हैं? अमीनो एसिड आते हैं। तो ब्लड में भी तो प्रोटीन्स होती है, वो कहां से आती है? ब्लड में प्रोटीन कहां से? जैसे हमने एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ये कहां से आए? वो सेल ने बना के बाहर फेंकी है, वो हमारे सेल ने बनाई है। मेरी बात समझो, हम जो प्रोटीन खाते हैं वो किसी और की सेल की होती है? भाई आप जो खा रहे हो, खाने में दाल खा रहे हो, वो प्लांट है ना, उसकी प्रोटीन आपने खा ली, उसको अमीनो एसिड में तोड़ लिया, और उसके बाद उसने एब्जॉर्ब करके ब्लड में आप कहां ले गए उसको? सेल के पास। सेल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब वो उस प्रोटीन को सेल के अंदर भी रख सकता है, बाहर भी फेंक सकता है। जो बाहर फेंकी है प्रोटीन, वही ब्लड में है। सही है? वो किसी ना किसी सेल ने बाहर फेंकी होंगी ना। सोच पा रहे हो बात? ठीक है, और ये काम कौन करवाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम तो अंदर है। गोल्जी बॉडी एक वेसिकल बनाती है, जिसके थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोटीन को अंदर रखना है
कि बाहर फेंकना है। ये क्लियर है? ये बातें जुड़ रही हैं आपस में? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्रोटीन सेल के अंदर भी रह सकती है, बाहर भी काम कर सकती है, पर प्रोटीन बनाई सेल ने होगी, सेल के बाहर प्रोटीन नहीं बनेगी। आप सोचो इस बात को, मैं आपको इस बात की अहमियत समझाता हूं, आपको तब समझ होगा। आज भी अमीनो एसिड कितने, इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51। आज भी हम अलग अलग अमीनो एसिड जोड़ के इंसुलिन नहीं बनाते। इंसुलिन बनाने के लिए हमें अभी भी एक सेल की जरूरत है, जो सेल के अंदर उसके राइबोसोम से बना रहा हूं। आप सोच रहे हो, तब वो सस्ती पड़ती है। अगर मैं अलग अलग अमीनो एसिड जोड़ के इंसुलिन बना दूं, काम तो करेगी, लेकिन वो इतनी महंगी होगी कि अफोर्ड नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? प्रोटीन हमेशा कहां बनेगी? सेल के अंदर, पर वो काम सेल के बाहर कर सकती है। कोई डाउट है? ठीक है। उसके लिए सेल को क्या चाहिए? अमीनो एसिड। उसके लिए सेल को क्या चाहिए? अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू आते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ के। ठीक है, बोलो बेटा। सही है। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए। जो आप अमीनो एसिड खाते हो, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल, उसको समझना ध्यान से। मान लो जो अमीनो एसिड हमने खाया उससे प्रोटीन बननी है, प्रोटीन कोई काम जरूर करेगी। मान लो आपने 100 अमीनो एसिड में, स्लाइड ले लेता हूं फिर आपको दिखा दूंगा दोबारा से। मान लो आपने आपने 100 अमीनो एसिड खा लिए। देखो, आपने 100 अमीनो एसिड खा लिए, ठीक है, उसमें से 40 ने मिलकर दो प्रोटीन बना दी, 60 अभी बच गए। अब पॉइंट ये है कि आप अमीनो एसिड की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, या तो इससे प्रोटीन बना लो। प्रोटीन आपको बनानी नहीं है, क्योंकि डीएनए मना कर रहा है उसको नहीं बनवानी। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपने क्या किया, आपको, आप शादी में गए, आपको फ्री का मिला पनीर, ठीक है, जो शाम में तुम जाके शादी में वही खोजते हो। पनीर आपने खा लिया, खूब सारा, खूब सारी प्रोटीन मिल गई। आपने सोचा पूरे महीने की प्रोटीन खा लेते हैं, खा ली। पॉइंट ये है कि उससे जो अमीनो एसिड बने, वो सारे अमीनो एसिड जो है प्रोटीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उतनी प्रोटीन आज नहीं चाहिए। तो बहुत सारे अमीनो एसिड बच गए। अब जो अमीनो एसिड बच गए उससे प्रोटीन इसलिए नहीं बना सकते और ज्यादा, क्योंकि प्रोटीन बेटा अगर बनेगी तो कोई काम करेगी। मेरी बात समझ। जैसे मैं तुझे कहता हूं कि भाई, जो आटा होता है उसको सूखा रखते हैं, रोटी बना के रखोगे तो 2 दिन में खराब हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, आप अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकते और प्रोटीन आप बना नहीं सकते अगर जरूरत नहीं है तो। मेरी बात समझ में आई? तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है ना, उसका क्या करेंगे ये देख। यही तेरे को बायो में समझ में आनी चाहिए बातें। एक्स्ट्रा अमीनो एसिड का क्या करेंगे, ये NH2 ग्रुप हटा देंगे। ये काम करेगा लिवर। जैसे ही लिवर ये हटाएगा, वो बनाएगा यूरिया। समझ आ रहा है? ठीक है। और इस दोनों से एनर्जी बना लेंगे। आप प्रोटीन, मतलब आपने आपने खूब सारी प्रोटीन खा ली, आपकी बॉडी को उतनी लगेगी जितनी जरूरत है। बाकी का अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप निकालेंगे और यूरिया बना के किसको भेजेंगे? किडनी को। किडनी उसे बाहर फेंकेगी। बाकी का अपना कार्बन की चेन यूज होती रहेगी। सही है? तो इसका मतलब प्रोटीन एक दिन में नहीं खानी, डेली थोड़ी थोड़ी खानी है, ताकि आपको अमीनो एसिड डेली मिलते रहे, ताकि डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अच्छा, अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट कब बढ़ सकती है? जब ज्यादा प्रोटीन चाहिए, जब या तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या लैक्टेटिंग मदर हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, या कोई एथलीट हो। समझ आ रहा है? उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो खाएगा तो उसको फायदा हो रहा है। क्लियर है? ये क्लियर है? सही है। क्योंकि अगर प्रोटीन बना दो, मान लो हमने खा ली, सबकी प्रोटीन बना दो, कुछ काम करने लगेगी। हमें काम करवाना ही नहीं है कुछ भी, फिर क्यों बनाएंगे? समझ आ रहा है? बोलो। ये लॉजिकली ठीक है? इसको नोट कर लो, आगे चलेंगे। आज इसकी क्लास है आपकी, इसके बाद ऑर्गेनिक। बेटा मैं अभी आपको कुछ बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपके दिमाग थोड़े से खुल जाएं, है ना? हाँ। जो भी अमीनो एसिड बचा उसका नाइट्रोजन निकाल के बाकी को यूज कर लेंगे बॉडी में, कार्बन की चेन को। बाकी वो नाइट्रोजन से यूरिया बनेगा, और यूरिया जाएगा किडनी पे। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा उल्टी सीधी प्रोटीन खाने से किडनी पे प्रेशर बढ़ता है। किडनी पे कैसे प्रेशर बढ़ेगा? यूरिया फिल्टर करेगा। सोच पा रहे हो इस बात को बेटा? ठीक है। कोई और कुछ पूछना चाह रहा हो?
इसका मतलब फ्री का पनीर नहीं खाना, ठीक है। हाँ, लिमिट में थोड़ा खा, है ना। तो 4 तरह के पनीर खा जाता है वहां पे जाके, नहीं है, ये ना किया कर, गलत बात है। प्रोटीन बनने का एकमात्र लोकेशन सेल, सेल में भी राइबोसोम, ठीक है। और किसी में कोई औकात नहीं है प्रोटीन बना दे, सही है, नहीं बना सकता चाहे कुछ हो जाए। और हम आज भी प्रोटीन कहां बनवाते हैं, इंसुलिन के लिए भी सेल के अंदर बनवाते हैं, और उसी इंसुलिन को निकालते हैं फिर, है ना। हम्म, जिसको पैक करके बेचते हैं ब्लड में डायरेक्ट डालते हैं ना, ह्यूमन इंसुलिन जिसे बोलते हैं। पहले उसको कहां से लाते थे, स्लॉटर हाउस से, एनिमल्स के पेनक्रियाज वगैरह से पहले वहां से लाते थे। और प्रोटीन सेल अंदर रख भी सकता है और बाहर फेंक भी सकता है। जैसे फंजाई जो है, फंजाई बहुत सारे एंजाइम बाहर फेंकता है, उसको क्या दोबारा ले पाएगा, नहीं। पर वो किस लिए कर रहा है वो काम, ताकि फूड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। हाँ, गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोटीन अंदर रखनी है, कौन सी प्रोटीन बाहर फेंकनी है, ठीक है। इसी को एनसीईआरटी कहता है सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स, है ना, लिखते हैं एनसीईआरटी सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब छाटना। क्लियर है बेटा। क्लास के लिए जरूरी चीजें, आपके पास नोट्स का रजिस्टर एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी यहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम्म। कल हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे, कुछ कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ लो ताकि आपको आता रहे। और जिन्होंने फॉर्म भरा है बेटा, पेपर दे देना, पेपर देना, फॉर्म भरा है नीट का, जिन्होंने भरा है प्लीज देना, करेंगे कुछ ना कुछ तो, है। आज है, हाँ देना चाहिए तुम्हें, जाओ। क्लास है, पता नहीं, अब देख लेना, जो भी है, मेरे को नहीं पता। नीट रेप्लिका पर 2 से 5 20 तक है। कहाँ, ठीक है। बेटा 9 10 महीने की ये ईमानदारी से मेहनत की जर्नी रहेगी, इतना आसान नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी सबको, ठीक है। हाँ, जैसे ये सब आपको कहाँ हेल्प करेगा, जब आप वो चैप्टर पढ़ते हो ना एंडोक्राइन, तो उसमें सारे हॉर्मोन्स के लिए लिखा हुआ है ये पेप्टाइड है कि नहीं है, तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि पेप्टाइड का मतलब चेन ऑफ अमीनो एसिड है कि नहीं। क्लियर है, जितने भी हॉर्मोन्स है सबके लिए लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें आपको वहां हेल्प करेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में अलग से डिटेल पढ़ाऊंगा। ये मैं सिर्फ आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि आपको कम से कम कोई चीज सुनो ना तो उसका आइडिया रहे। क्लियर है। हाँ, हाँ बेटा, बोल दे, अभी बोल दे, क्या हुआ, डायरेक्ट बोल दे, या क्लास के बाद पूछना हो क्लास के बाद पूछ लियो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कुछ लिख के बताना है, क्लास के बाद पूछ लियो, मैं यहीं पे हूँगा, ठीक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है बोलो। कौन ऐसा है जो कुछ भी खा के नहीं आया,
क्यों? तो रात में कुछ लेके रख लिया कर भाई, कोई फ्रूट रख लिया कर, चने भिगो लिए, कुछ तो करो अपने लिए। है? वाह, क्या बात बताई। बेटा बात वो नहीं है तुरंत खाया जाता, तो तू उठते ही क्लास आता है, थोड़ा आधे आधे एक घंटा पहले उठा कर। और दूसरा चीज बेटा, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ पाओगे ऐसे, है ना। ये कोई तपस्या थोड़ी है, बेवकूफी है ये, इसे बेवकूफी कहते हैं। देख बेटा, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। तुझे ये पता होना चाहिए करना क्या है। मुझे पढ़ना है, पेट जलाकर पढ़ूं या नॉर्मल पढ़ूं, ठीक है, वो तुझे डिसाइड करना है, किसमें ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, तेरे को नंबर चाहिए मान ले 620, 640, 650, सही है, ये नंबर चाहिए मान ले तुझे। कौन पूछने आ रहा है कि तू भूखे रेट पेट पेट पड़ता था या पेट भर, कोई नहीं पूछने आ रहा है। लॉजिक समझ। हाँ, जब तू सिलेक्ट हो जाएगा तो तू ऐसी वाली कहानियां सुनाइयो कि मैं 15 दिन तक नहीं खाया था, ऐसी वाली भयानक स्टोरी सुनाइयो। हाँ, वो जो यूट्यूब पे चलती है ना, कि मैं रात में मजदूरी करता था और सुबह उठ के पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसी कोई स्टोरीज नहीं है। नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रहा है यार। आप 4 5 6 घंटे, 6 घंटे तो लगभग सब लोग सोते ही हैं, उससे कम सोओगे तो कुछ टाइम के बाद कोलैप्स कर जाओगे। आप रोड पे सीधे चल रहे होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी किधर जा रही है, दिमाग किधर जा रहा है। ये रियलिटी है। वो सब झूठ है कि मैं रात में मजदूरी करता था, सुबह पढ़ता था, शाम में, ये सब झूठ है। उससे आप कोई वो कर सकते हो, 12th पास कर सकते हो। एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे बैठे हैं, उसके लिए बेटा आपको मेहनत चाहिए, और उस लेवल की चाहिए कि आप दिन में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत मुश्किल है कि आप जॉब के सब, फिर टाइम लगेगा, फिर 4 साल 5 साल लगेंगे। मेरी बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सही है। तो प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो रियलिटी होती है, वो वाली बातें नहीं करते जो मतलब सच में नहीं होती है। अरे वो ऐसे ही बोलता है यार, मुखर्जी नगर में जितना सब आईएएस बनता है ना, सब मूवी देखता है, और बाद में जाके झूठ बोलता है कि मैं रात में सुबह दिन में रिक्शा चलाता था, तो ये था वो था। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, आईएएस वाला जो और झूठ बोलता है। हाँ, पैसा मिलता है और तो हाँ, सब है। ये इन तरह की भ्रामक वीडियो से दूर रहो, ठीक है। पढ़ाई करो। हाँ, देखो मैं मान लो कहता हूँ कि ध्यान सुनो। मान लो एक गरीब बच्चा सिलेक्ट हो गया, उसने मेहनत करी, ये कोई लॉजिक नहीं है कि वो गरीब था इसलिए सिलेक्ट हो गया। ओनली लॉजिक थी, उसने मेहनत करी सिलेक्ट हो गया, उसमें गरीब अमीरी है ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है? भाई तुम्हें उतने नंबर लाने हैं तो सिलेक्ट हो गए, नहीं तो नहीं लानी होगे। ठीक है, तो अपने लॉजिक क्लियर रखो। किसी तरह का फालतू स्ट्रगल मत बनाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, साल भर पढ़ाई वाले कंफर्ट जोन में, है ना, उसमें पढ़ो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके नहीं पढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, कि मतलब अपना शेड्यूल बना लो पढ़ाई का एक प्रॉपर तरीके से, उसमें भी हम हेल्प करेंगे कि ये करना ये नहीं करना। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं 10 घंटे लगातार पढ़ने की जगह 5 घंटे, 1 घंटा सोना, फिर 5 घंटे ज्यादा इफेक्टिव है। सही है। मैं बहुत कम बिलीव करता हूं कि रात में लोगों को रात रात भर पढ़ना चाहिए। वो बच्चा करे जिसके पास दिन में ऑप्शन नहीं है। नहीं तो बेस्ट टाइम हमारा ब्रेन दिन के लिए बोलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्टिव तब है। रात में भी आप 8 से 11 वेस्ट करके 11 से 2 पढ़ रहे हो, बेकार है। आप 8 से 1 बजे तक पढ़ लो, फिर सो जाओ, वो ज्यादा ठीक है। सिर्फ इस वजह से घूम रहे हैं बाहर अपना रोड पे कि अब 3 घंटे बाद बैठ के पढ़ेंगे, माहौल बना रहे हैं, समझ रहे हो? वो ना करो प्लीज। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? 3 घंटे वेस्ट कर दिया, आप 3 घंटे कितना डीप पढ़ोगे रात में कि वो 3 घंटा कवर हो जाएगा? नहीं है ना पॉसिबल, नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटीज, अपने शेड्यूल सब फिक्स कर लो। ये जंग थोड़ी लंबी होगी, 9 महीने 10 महीने, और ये मुश्किल भी होगी। ठीक है, आप क्या हो कौन हो नहीं मैटर करता, लाइन के पार जाना पड़ता है। सही है। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर 580 590 थे, आज भी वो वहीं खड़े हैं जहां उनको डाउट है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब वो डर सबके साथ है,
एफर्ट सबको उतना ही करना पड़ता है हर साल। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए। कितना टाइम हो रहा है, आपको छोड़ते हैं अभी। हाँ, ये लिख, वहां क्या लिखा, एंड लिखा रहता है भाई साहब, ये भी तकनीक आ गई है। अच्छा, चलो ठीक है। कल से हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से प्रोक्रियोटिक वगैरह स्टार्ट करेंगे। आप में से मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। क्लास नोट्स लिखिए, उसको रिवाइज करिए, उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ना मैं आपको सिखा दूंगा, लाइनों के मतलब बता दूंगा। नॉर्मली हम ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ाते थे, हम बोलते थे ये टॉपिक करा दिया, अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ो। बच्चा पढ़ता था और जो लाइन समझ नहीं आती थी वो पूछता था। ठीक है, वही बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन में आ गए तो हम पढ़ते थे, बच्चे ऐसे देखते थे, वो एक अलग चीज हो गई है। ठीक है, सही, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, पूछ लो क्या क्लास। ए और सी का कितना दे रखा है? ए सी 5 है, बी सी 15 है, बी और 9 है। सबसे बड़े वाला रख ले पहले, ए और बी। ए और बी कितना है? कितना ए और डी है? ए डी कितना है? 29 है। उसके बाद ए के सबसे पास कौन सा है? सी। सी रख ले। फिर ए के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा पास है? बी और डी के बीच में है ना, तो यहाँ बी रख ले, ये 9 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या है, सी और बी के बीच में कितना है? सी भी है, 15 आ रहा है, ये दो भी। ए और बी के हाथ हो गया। हाँ, जो सबसे बड़ा है उसको रख, उन दोनों के साथ।